हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं फिर एक बार सीटेट की श्रृंखला में। वही श्रृंखला लगातार सतत रूप से चल रही है सीटेट के लिए। आओ हम लोग लेके आए हैं अगला प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कराए जा रहे हैं। उसका एक एक भाग मैं एक एक भाग करके कराता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में। प्रत्येक भाग में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में 5 भागों में पेपर कराया जाएगा। पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, दूसरा भाग गणित का एवं मैथ पेडागोजी का होगा, तीसरा भाग पर्यावरण अध्ययन का होगा, चौथा भाग हिंदी पेडागोजी का होगा और पांचवा आपने जो भी ऑब्जेक्टिव आपकी लैंग्वेज रहेगी, आप जैसे कि चाहे आप संस्कृत लिए हों, कोई तो संस्कृत लिए होंगे, कोई इंग्लिश लिए होंगे, कोई उर्दू लिए होंगे। हम लोगों में ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश और संस्कृत ही चूज किया है। तो हम लोग बात करते हैं आज अगले श्रृंखला में, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, आप दिल्ली से तिरुअनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? आओ ऑप्शन देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए में दिया है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। अगला ऑप्शन है बी ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। अगला ऑप्शन नंबर डी भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। आओ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। यदि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम होगा, ग्वालियर पहले आएगा, फिर भोपाल आएगा, फिर नागपुर आएगा, फिर विजयवाड़ा आएगा, फिर चेन्नई आएगा, फिर जाके आएगा तिरुवनंतपुरम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला कदम आपका आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। अगला ऑप्शन है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है। आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक से भूकंप आ जाता है तो आप अचानक से आने वाले भूकंप के दौरान आप डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। इस सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भूकंप का परिणाम मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने सन 1935 में रिएक्टर स्केल को विकसित किया था। भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी बरली, ऑप्शन नंबर सी कलमकारी, ऑप्शन नंबर डी फुलकारी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कलमकारी। आओ देखते हैं क्या होती है कलमकारी। कलमकारी कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। ये दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित कला है। यह चित्रकला सूती वस्त्रों पर रंगीन ब्लॉक के सहायता से बनाई जाती है। ये कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। भारत में कलमकारी मुख्यतः दो रूप से विकसित हुई है। प्रथम मछलीपट्टम कलमकारी और द्वितीय श्रीकलाहस्ती कलमकारी। आंध्र प्रदेश, मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है, बरली कला महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है
और फुलकारी कला पंजाब क्षेत्र और हरियाणा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस राज्य में से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? इडली, चटनी, चावल, सांभर। ऑप्शन बी रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। ऑप्शन नंबर सी सांभर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली की करी, सोबरा, चावल, करी, मछली, शोरबा। तो ऑप्शन नंबर बी वहाँ का रोटी, चावल, राजमा और आलू पराठा प्रसिद्ध है। तो आओ देखते हैं सारांश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से के पानीपत जिले से है। हरियाणा राज्य के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा और मीठी और नमकीन दोनों तरह की लस्सी भी हरियाणा में प्रचलित है। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक गेम में से जुड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप कर वृक्षों, कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पुनः चक्रण कर रही है, लघु चक्रण कम कर रहा है, पुनः प्रयोग में लाना कर रही है या उत्क्रमणता कर रही है, यानी रिसाइकलिंग कर रही है। आओ देखते हैं सारांश क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह पानी की खाली बोतलों को पुनः प्रयोग में लाने का कार्य कर रही है। ये अनेक वस्तुएं ऐसे हैं जो प्रयोग करने के उपरांत पुनः नया रूप देकर उपयोगी वस्तुओं को बनाने का काम कर सकती हैं, आ सकती हैं। इस प्रक्रिया को पुनः चक्रण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइस, बीट, ओट्स यानी कि धान, गेहूं, जई को ओट्स कहते हैं। अगला ऑप्शन नंबर बी गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन नंबर सी आलू, गुलाब, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी गेहूं, गन्ना, चावल। तो आओ देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आलू, गुलाब और गन्ना ये निम्नलिखित पौधों वनस्पतिक पौधों का अंश से उपजता है, यानी आलू, गुलाब और गन्ना इन दोनों को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह बनाकर वनस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजाया जाता है। आलू एक तनारूपी फसल है, गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्पीय पौधा है, जबकि गन्ना एक नगदी फसल है। इन सभी पौधों को गांठों या कलिया से इनके नए पौधों को जन्म मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न कह रहा है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेब, आलू, टमाटर, गन्ना। ऑप्शन नंबर बी पालक, अदरक, गन्ना और गाजर। ऑप्शन नंबर सी गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। अगला ऑप्शन नंबर डी है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, गन्ना, आलू, अदरक और कमंडल। आओ देखते हैं सारांश। गन्ना, आलू, अदरक और कमंडल पौधे के तने से प्राप्त होने वाली फसल है। हालांकि गन्ना एक नगदी फसल भी है। आलू, अदरक और गन्ना संशोधित तनों के कायिक प्रवर्धन से प्राप्त होने वाली फसल है। इन सभी की गांठों में कलियां होती हैं जिनसे नए पौधों को जन्म मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ए बी के अभिभावक माता या पिता हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है और ए डी के बीच क्या संबंध है? देखो ऑप्शन नंबर ए डी की पुत्रवधू है, डी ए डी के साथ ससुर है, ए डी की माँ है, डी ए की माँ है, डी ए की बेटी है, यानी स्त्री का प्रतीक समूह ओ होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी डी जो है ए की पुत्र की वधू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका फैलाव क्षेत्राव
अधिकांश पशुओं में होता है, सूरजमुखी का होता है, औक का होता है, आम का होता है, नारियल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी आम का होता है। आम का फैलाव छितराव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फर पर पड़ते और अपने मूल पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं। खजूर, समुद्री अंगूर, आम और टमाटर ऐसे पौधे के कुछ उदाहरण हैं जिनके बीज जानवरों द्वारा बिखरे हुए होते हैं। हवा द्वारा बीज का फैलाव उन पौधों का देखा जाता है जिनमें बहुत हल्के बीज होते हैं। आर्किड के पौधे के बीज, सिंहपर्णी स्वान पौधे के, कपास और मदार के बीज जो हैं पौधे के बीज, वो हवा में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए मोर, तोता, कबूतर। ऑप्शन बी तोता, कौआ, उल्लू। ऑप्शन नंबर सी उल्लू, बाज, चील। ऑप्शन नंबर डी कठफोड़वा, गिद्ध और कोयल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सी उल्लू, बाज, चील ये सभी पक्षी अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। ये तीनों मांसाभक्षी हैं, चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। चील, उल्लू, बाज, मोर ये पक्षी सांपों, चूहों, छिपकलियों और छोटी छोटी चिड़ियों को खाते हैं, जबकि तोता फल खाता है। कबूतर मुख्यतः मक्का, बाजरा, फल, रोटी और तथा बीज खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों का समूह चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। ऑप्शन नंबर बी गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। ऑप्शन नंबर सी पोंगल, दिवाली, ईद। ऑप्शन नंबर डी गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरुपूरब। आओ आंसर देखते हैं। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई संबंधित मुख्य त्योहार निम्न राज्यों में निम्न मनाए जाते हैं। बिहू असम में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है और लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऊटी, पुणे। ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और पुरी। ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो आओ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि मल्लेश्वर और मन्नार, ऊटी में जाएंगे। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों पर भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो आप स्थल के प्रमुख समूह में महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी का ही चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? गुलाब वृक्ष है, के करेला बेल पत्ता है, गुलाब जड़ी बूटी है और करेला झाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, करेला जो है बेल पत्ता है। करेला यह लता बेल के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। गुलाब वृक्ष नहीं है, एक झाड़ी है के अंतर्गत आता है। नोट मटर, खीरा, करेला, आरोही लता के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ के का सबसे निकटतम संबंधी है? मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है और बकरी है। अब आप आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है डी बकरी। बकरी एक ऐसा जानवर, दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि ये सभी पालतू जानवर हैं और इसकी समानता लगभग एक जैसी है। कृषि कार्य हेतु इनके गोबर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जानवरों के दूध का उपयोग मानव दैनिक जीवन में करता है।
इन सभी जानवरों का भोजन लगभग एक समान है। इस प्रकार कहा जा सकता है दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं और विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे अपने आवासों से अलग अकेले रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे गंभीर रूप से खतरे में और उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, वे अपने आवासों से अलग दूर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? अवलोकन का, जांच सूची का, लिखित प्रश्न का, नियत कार्य का? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, राइटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण मापने के लिए किया जाता है। मध्य मापन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमेशा विषय वस्तु बिंदुओं जैसे 3 बिंदु रेटिंग स्केल या 5 बिंदु रेटिंग तैयार किया जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की तकनीक का प्रयोग के रूप में होता है। अवलोकन तकनीक उपयोग करने से विद्यार्थियों को सतत रूप से सीखे गए तथ्यों की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने का सबसे प्रभावी युक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक का पठन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा व्याख्यान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, किससे कहानियां सुनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्रम निर्धारण मापनी। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण उपाख्यान अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, सुनीता अपने विद्यार्थियों को भागारत के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया और फिर वह एक राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इस शिक्षण विधि से उन छात्रों को क्या मदद मिलेगी? आओ ऑप्शन देखते हैं। मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण के कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कक्षा अधिगम के वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में गए हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्रित करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी, हिस्से में देश के विभिन्न हिस्से में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना। ऑप्शन नंबर डी, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारांश देख लेते हैं, राज्य और राज्य के कुछ भोजन, यानी राजस्थान का प्रमुख भोजन केरसंगरी है। ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश का भोजन इडली, बड़ा, डोसा और सांभर है। असम का चावल बांस के अंकुर में पाई गई पिपीला पीला, और केरल का टोकीओका और नारियल, गोवा का नारियल तेल में पकाई गई मछली, और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली, बिहार में लिट्टी चोखा और पंजाब में छोले भटूरे और कुलचे प्रसिद्ध भोजन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कर रहा है, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षार्थियों के रचनात्मक प्रवृत्ति की दिशा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, भविष्य के तय करियर विकल्पों के शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? एकीकृत करना, प्रक्रिया बनाना, निरंकुश करना, वैचारिक यानी धर्मांतर करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी निरंकुश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड मेथड यानी एकीकृत विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पोस्टर बनाना विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, साधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय के प्रदर्शन पर और बच्चों की जरूरतों पर। आप सही विकल्प का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन स्कूल के प्रदर्शन पर नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है। आओ सारांश देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता और बच्चों की जरूरतों पर निर्भर करता है। प्रदर्शन विद्यालय प्रदर्शन पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर नहीं करता, इसलिए कथन ए बी डी सही है। आओ देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां, कहानी विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि और प्रक्षेपण विधि ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चार्ट है, प्रोजेक्टर है, स्थानीय संसाधन है और शिक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी स्थानीय संसाधन जो हैं वो पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। यह इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट का उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होना चाहिए? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति, रटना। तो बच्चों में टेंडेंसी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, करके सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन स्टोरी टेलिंग कहानी रचना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है। ये विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है। विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि विद्यार्थी हैं कहानी के पात्र से अपने आप को आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 के विद्यार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। ऑप्शन नंबर ए, बैलों की उपयोगिता पर। ऑप्शन नंबर बी, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है,
या इन दोनों बैलों की उपयोगिता पर बैलगाड़ी का उपयोग के लिए करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बच्चों को क्या पता उसका, ऑप्शन नंबर सी बी बच्चों को याद करने की क्षमता के द्वारा। बच्चे को क्या जानना चाहते हो, ऑप्शन नंबर सी डी शिक्षक की समझता। वाट स्टूडेंट वांट टू नो, यानी बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। कक्षा में बच्चे सक्रिय रहें, इसके लिए शिक्षक को बारी बारी प्रत्येक बच्चे से संबंधित विषय प्रश्न पूछना चाहिए। इससे कक्षा में उबूरापन नहीं होता है। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया सरल व रुचिकर बनी रहती है। प्रश्न पूछने से शिक्षक की कक्षा शिक्षण प्रक्रिया सरल रुचिकर बनी रहती है, परंतु शिक्षक ये जान जाता है कि शिक्षार्थी क्या जानना चाहते हैं। उसके विषय में संबंधित प्रश्न पूछने से बच्चे को अधिक रुचि लेते हैं। आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ने की